I love VHU जुनून। चल रहा है और चारों तरफ आप देखेंगे तो कोविड 19 19 19 19 हर जगह 19 दिखेगा। मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे तो लोग पूछेंगे नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने आ गए। नंबर ऑफ न्यू केसेस पे बहुत ज्यादा फोकस है कि आजकल 15,000 केसेस आ गए हैं, 40,000 केसेस आ गए हैं, 3 लाख से ऊपर चला जाएगा, आगे क्या होगा, राइट। लेकिन हम लोग कभी रिकवरी रेट को देखने की कोशिश नहीं करते, और जब रिकवरी रेट को हम नहीं देखते हैं तो डेफिनेटली हमें क्या लगता है कि हम तो भाई अफेक्टेड हो सकते हैं या हो चुके हैं, हमारा क्या होगा, राइट। ये सब तमाम चीजें आती हैं। तो जस्ट मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो चाइल्ड से रिलेटेड टॉपिक दिया गया है कि चाइल्ड से रिलेटेड क्या क्या समस्या आ सकती है। क्योंकि जब फर्स्ट प्रेजेंटेशन राकेश जी का था तो राकेश ने बहुत अच्छे से सारे ग्रुप के लोगों को बता चुके हैं ऑलरेडी। आई मीन जीरियाटिक उन्होंने कवर किया, यूथ कवर किया एंड चिल्ड्रन को भी उन्होंने कवर किया है। जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से हम लोग करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और कोशिश करेंगे कि कुछ चीजें मतलब बता पाए हम लोग। यदि आप लोगों से एक छोटी सी सवाल पूछें कि जब आप गुस्से होके बाहर से गुस्सा यदि आप किसी रीजन से हैं और घर आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? कोई भी बोल सकते हैं प्लीज। यदि जब आप मेरे ख्याल से जब हम गुस्से को मतलब कैरी किए हुए जब घर के अंदर आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चे वो तो उनको वो अनएक्सपेक्टेड हमें पकड़ते हैं। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पापा आएंगे तो गुस्से होते। लेकिन आप सबसे पहला तो लेकिन आप गौर किए होंगे यदि गुस्से में आप इंटर करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे आपको अवॉइड करेंगे थोड़ी देर के लिए, झिझक आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब कभी आप लेट हो जाते हैं तो कंपनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीद के बच्चों के लिए ले जाते हैं, राइट। हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आज मैं टाइम नहीं दे पाया, इसलिए मैं क्या करूं कि बच्चे के लिए कुछ ना कुछ के ले चलते हैं। उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है तो आइसक्रीम लेके चलते हैं। यानी किसी न किसी तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं टाइम नहीं दे पाया तो आज बच्चे के लिए कुछ लेके चलते हैं। यदि मैं सुनील भैया से पूछूं या और सारे लोगों से पूछूं कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो क्या हम लोगों के माता पिता को पता था कि आज कौन सा एग्जाम होने वाला है? डेफिनेटली नहीं। और यदि हम आपसे पूछे कि 10th का एग्जामिनेशन दिलवाने के लिए आपको कौन लेके गए थे तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको घर वाले कोई लेके गए थे? बिल्कुल नहीं, हम तो अकेले। क्या इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जाम देने गए होंगे और उनके माता पिता बाहर में ग्लूकोज की बोतल लेके खड़े थे कि बच्चा हमारा 10th का एग्जाम नहीं दे रहा है, लग रहा है कि IAS का एग्जामिनेशन दे रहा है। तो कितने के पेरेंट्स हम लोगों में से बाहर खड़े होकर ग्लूकोज की बोतल लेके इंतजार कर रहे थे? नहीं, हम लोग के समय में तो नहीं करते थे। क्या हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की? क्या हम लोगों ने स्ट्रेस से कोप अप नहीं किया? क्या हम लोगों ने सिचुएशन को हैंडल नहीं किया? कहने का मतलब है कि बच्चे को हम शुरू से ही पैम्पर्ड करके रखे हुए हैं। सॉरी, जस्ट बैकग्राउंड बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने प्रेजेंटेशन को लीड कर पाए। जब बच्चे का आप देखेंगे कि आजकल जो बच्चे में कोपिंग, किसी भी स्ट्रेस को कोप करने के तरीके उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे कोप अप करना है सिचुएशन से। यदि बच्चे का एग्जामिनेशन है तो बच्चे का एग्जामिनेशन बाद में है, पहले उनके पेरेंट्स का एग्जामिनेशन हो जाता। पेरेंट्स का क्या एग्जामिनेशन होता है? अब डिस्क की कनेक्शन खत्म करो, है ना, तुम्हारा एग्जामिनेशन है, पढ़ने के लिए जाओ। यानी 24 घंटा किसी ना किसी तरीके से हम लोग उनको बोलते रहते हैं, ठीक।
दूसरी चीजें ये होती हैं कि यदि पड़ोस का बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो हमारा बच्चा इंजीनियरिंग क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं मेडिकल का एग्जामिनेशन देगा। ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, है ना। बच्चा 6 बजे स्कूल के लिए निकला, 4 बजे वो वापस आ रहा है और 5 बजे वो कोचिंग के लिए निकल जा रहा है और 10 बजे रात में वापस आ रहा है। क्या वो सेल्फ स्टडी करेगा? नहीं। सेल्फ स्टडी करने का ऑब्वियसली नॉट। सेल्फ स्टडी करने का उनके पास तरीका ही नहीं है कि कैसे सेल्फ स्टडी किया जाता है, क्योंकि नर्सरी से लेके स्टिल 12th तक हमने उन्हें पैम्पर्ड करके, इतना पैम्पर्ड करके रखा है कि वो अपना काम स्वयं कर ही नहीं पा रहे हैं। और थोड़ी सी भी स्ट्रेस यदि हो जाए तो बस सारी चीजें शुरू, क्योंकि हमने कभी उन्हें इंडिपेंडेंट बनने का मौका नहीं दिया। मैक्सिमम टाइम हम लोगों ने अपने एक्सपेक्टेशन को उनके ऊपर थोपा है। और पेरेंटिंग स्टाइल की जहां तक बात करेंगे तो वो टेक्निकल हो जाता है कि ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग अच्छी है कि ऑथोरिटेरियन अच्छी है कि सबमिसिव अच्छा है या नेग्लिजेंस अच्छा है, ये सब बात की बात है। कहीं ना कहीं जो हम चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कुछ भी उसमें टेक्निकल चीज नहीं कर रहे हैं, जस्ट पैम्पर्ड कर रहे हैं। कभी एग्जामिनेशन दिलवाने के लिए ले जा रहे हैं, और आजकल बहुत अच्छी चीजें होती हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग होता है। हर स्कूल में आपको लगभग काउंसलर मिल जाएंगे, लेकिन काउंसलर को खुद पता नहीं है कि काउंसलिंग क्या करना है, एटलीस्ट इंडिया में। वो काउंसलिंग के अलावा स्कूल का सारा काम करते हैं। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड कि चाइल्ड से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको असेस ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि असेसमेंट क्या करनी है और उसकी मैनेजमेंट क्या करनी है। तो बेसिकली काउंसलर या जितने भी पेरेंट टीचर मीटिंग में आप विजिट करेंगे, टीचर्स आपको ब्लेम करेंगे कि आप घर में कुछ करवाते नहीं है, और पेरेंट्स क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे टीचर से कि आपके पास तो 8 घंटा बच्चा रहता है, आप कुछ करवाते नहीं है। ये सारी बातें हम और आप करते हैं। इसमें से ऐसे कोई इश्यूज नहीं है जो हम और आप जिससे अवेयर नहीं है या हम लोग जानते नहीं है। लेकिन फैमिली की कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है, वो है कम्युनिकेशन। उसको हम लोग अपने साइकोलॉजी के टर्म्स में, यदि मेंटल हेल्थ के फील्ड में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेस्ड इमोशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन और एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को हम लोग स्विच बोर्ड कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं कि बेटा पापा को बोलो बाजार से सब्जी ले आए। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, राइट। और कभी कभी एक्सप्रेस्ड इमोशन जो हमारा होता है, क्रिटिकल कमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता, फलाने बच्चे को देखो उसने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है ना, आपने क्लास में टॉप करता, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम 1 नंबर के नालायक हो। व्हाट इज दिस? दिस इज द क्रिटिकल कमेंट्स, राइट। और पैम्पर्ड चाइल्ड के साथ क्या करते हैं पेरेंट्स? एक्सप्रेस इमोशन को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? ओवर इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, है ना। बच्चा क्या हुआ, ये मैं तुम्हें शर्ट पहना देता हूँ, है ना, शूज में पॉलिश मैं लगा देता हूँ, तुम्हारे बैग को मैं तैयार कर देता हूँ, कल लेके जाना। यानी कि कहीं ना कहीं हम ओवर इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं। और कभी कभी पेरेंट्स ये हो जाते हैं, हॉस्टाइल भी हो जाते हैं, उनके इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका हॉस्टिलिटी में जाता है। कुछ बोला नहीं, तुम तो ऐसा ही बेवकूफी वाली बात करते हो, पीट दिए हम। यानी हम अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, और बच्चे के साथ हम अपनी थेरेपेटिक रिलेशन ना बोलते हुए अपनी रिलेशनशिप को कैसे बिल्डअप कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा होगा, है ना। जैसे पहले जमाने में हमें यदि पड़ोस के कोई, क्या मोहल्ले के कोई पीटते हुए घर लेके आते थे तो डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स उनसे कुछ ना बोल के हमें और 4 थप्पड़ मारा जाता था कि Correct. भाई तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया। सही बात। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि आजकल के पेरेंट्स, मैं हर पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन से रूल नहीं बनते, बट मैक्सिमम पेरेंट्स के बच्चे को यदि कुछ बोल दिया जाए तो नेक्स्ट डे वो टीचर से लड़ाई करने के लिए पहुंच जाते थे। और हम लोगों को डॉक्टर एपी सिंह सर डस्टर फेंक के मार दिया करते थे स्टैटिस्टिक्स लगवाने के लिए, लेकिन हम लोग कोई रिएक्ट
टेंशन नहीं होता था, वही आदर भाव रहता था। तो पेरेंटिंग, कम्युनिकेशंस और इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारे बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसके साथ उसकी कोपिंग कैसे हो रही है। बहुत बार आप बच्चे को सुनेंगे कि वो बोलते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ इसलिए मुझे बोलने की कोशिश ना करें, तो आप समझ जाइए कि वो एडोलसेंस ग्रुप में है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल चेंजेस आए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, राइट। तो मोटे तौर पे यदि देखा जाए, यदि कोई भी कोविड-19 हो या इस टाइप की कोई भी सिचुएशन हो, ये डिपेंड करता है कि हम सिचुएशन के साथ कैसे कोप अप कर रहे हैं। और ये कोपिंग कहाँ से आएगी? हमारे फैमिली से आएगी, स्कूल से आएगी, फ्रेंड्स से आएगी, हमारे डेवलपमेंट कैसे हुए हैं, इन सारे एस्पेक्ट से हमारी चीजें आएगी कि कैसे हम किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। मोर और लेस बैकग्राउंड तैयार है, क्योंकि क्लासरूम की आदत होती है तो क्या होता है, सबका एक्सप्रेशन दिखता है ना। आप जब क्लास लेने के लिए जाएंगे तो देखेंगे कुछ लोग आपके साथ हाईली आई कांटेक्ट मेंटेन करके बैठे हुए हैं। दैट मीन्स है कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग आपके साथ पार्शियल आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखेंगे, दैट मीन्स कि ठीक है भाई, तुमको जो बोलना है बोल लो। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो नॉर्मली आपके साथ आई कांटेक्ट बोलते हैं। और ये वर्चुअल क्लास में ये सारे एक्सप्रेशन को देख पाने में कहीं ना कहीं हम असमर्थ होते हैं। तो भाई ये चीजें प्रॉब्लम आएगी हमें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में जो की पॉइंट्स हमारे रहेंगे वो रिलेटेड रहेंगे। जस्ट हम लोगों ने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है, जनरल डिस्कशन और प्रॉब्लम अभी किया जो हम लोगों ने बनाया कि भाई पेरेंटिंग कैसे होगी, हमारी डेवलपमेंट कैसे होगा, कोपिंग कैसे करेंगे, राइट कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, इमोशंस का क्या इंपॉर्टेंट है। एक जनरल मॉडल को हम लोग डिस्कस करेंगे, देन बायोसाइकोसोशल मॉडल को डिस्कस करेंगे, देन सम इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे, देन साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है, और कोविड-19 का एडोलसेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इन सारे चीजों को हम कैसे एसेस कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमें पता है इसमें साइकोलॉजी बैकग्राउंड के बहुत लोग नहीं है, इसलिए मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कोई साइकोलॉजी वाली चीजें का मतलब भारी भरकम कोई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल ना किया जाए कि ओवरहेड ट्रांसमिशन हो जाए, इसलिए कोशिश कर रहा हूं अपने तरफ से। तो जनरल डिस्कशन में जस्ट जो मैंने बैकग्राउंड तैयार किया है वो ये है, एक जनरल मॉडल को हम लोग लेते हैं कि कोविड-19 का इम्पैक्ट पेरेंट्स पे भी पड़ रहा है और साथ ही साथ चिल्ड्रन पे भी पड़ रहा है। वाइस वर्सा देखा जाए तो पेरेंट चाइल्ड दोनों इफेक्टेड हैं और दोनों पे कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने इसको ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, जितने भी काम है उनको कहाँ से करना है, घर से करना है, राइट। और स्पेशली जो फर्स्ट डे मैं आप लोगों के साथ जुड़ा था, जिस दिन सुभाष जी का प्रेजेंटेशन था, ओम ने काफी अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से जवाब देने की कोशिश की थी विकास त्रिपाठी के क्वेश्चंस की, और काफी हद तक वो जवाब सेटिस्फाइड भी था। वो वर्किंग वुमेन से रिलेटेड था, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें हाउस होल्ड थिंग भी देखनी है, प्लस बच्चों का एजुकेशन भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, और फैमिली के सारे एस्पेक्ट को केयर करने की कोशिश करनी है। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 का इम्पैक्ट हमारे पेरेंट्स पे भी पड़ रहा है और चिल्ड्रन पे भी पड़ रहा है, सब पे इम्पैक्ट है। तो पेरेंट्स को क्या करना है, जितने भी काम है वो कहाँ से करना है, वर्क फ्रॉम होम। और आपको पता होगा कि यदि आप 40s वाले एज के लोगों को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, राइट। जितने टेक्नो फ्रेंडली आज के डेट में हमारे बच्चे हैं, यदि आपको बोला जाए कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ना पसंद करेंगे या ऑनलाइन पढ़ना पसंद करेंगे, तो शायद मैक्सिमम लोगों की चॉइस हम लोगों में से यही होगी कि हम लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। लेकिन बच्चे लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि ऑनलाइन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो टेक्नो फ्रेंडली है, टेक्नोलॉजी में वो आए हैं, और हम टेक्नोलॉजी को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तब हम लोग बीइंग ए पेरेंट्स क्या चिल्लाएंगे कि तुम क्या कर रहे हो, हमेशा मोबाइल देखते रहते हो, हमेशा जब देखो इंटरनेट पे काम करते रहते हो,
है ना, करते क्या हो आखिर, राइट। लेकिन हम कभी उनके टेक्नोलॉजी के हिसाब से बताने की कोशिश नहीं करते कि आप जो इस पे पढ़ाई कर रहे हो, अपने प्रिकॉशन के तौर पे हम कुछ साइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, वो सारा चीज कर सकते हैं, बट उनको हमें क्या करना है, अच्छा आप ऑनलाइन कर रहे हो, अपने आप को भी उसमें शामिल करेंगे तो डेफिनेटली वो हमसे शेयर करेंगे। अदरवाइज वो उनको जो देखना है वो मोबाइल पे और इंटरनेट के माध्यम से देख लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किस साइट को विजिट कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट टेक्नो फ्रेंडली। और वो आज के डेट में बर्थ लिए हैं तो जस्ट वो टेक्नो फ्रेंडली है और वो अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पेरेंट्स बच्चे की हेल्प लेते हैं कि भाई हमें घर से काम करना है, बताओ इस चीज को काम कैसे करेंगे, राइट। तो उसमें बच्चे को क्या फील होगा, यस पापा मुझसे पूछ रहे हैं, दैट मीन्स की इंपॉर्टेंस फील होगा, उसका बिलीफ सिस्टम और क्या होगा, स्ट्रांग होगा, पापा हमसे बात करते हैं, पापा मेरे से पूछते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स इंटरनेट पे गड़बड़ी करते रहते हैं, लेकिन वो ड्यू टू सूडो ईगो पूछ नहीं सकते हैं कि बच्चे मेरे को ये चीज बता दो। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन ही प्रॉपरली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो उन्हें जस्ट शो करके रखा है कि जो मैं जानता हूँ वही परफेक्ट है और तुम जो इंटरनेट पे काम करते हो वो सब बेकार है। दूसरी चीज, इस कोविड-19 के वजह से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये आया है अपने जिंदगी में कि हम लोग सब कुछ समझते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। हमें क्लिनिक भी खोलना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन आज के डेट में हमें ये लग रहा है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हम और आप 17 साल, 20 साल और 25 साल और 30 साल के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोविड-19 हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखा रहे हैं और हमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस कहाँ है, तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी की ओर फोकस रखेंगे तो हम बच्चों के साथ लाइन अप कर पाएंगे। यदि मैं बच्चे बोल रहा हूँ तो प्लीज आप कंसीडर करें 6 to 12 ईयर एंड 12 to जस्ट एडल्ट, आई मीन 18 ईयर, उसको मैं चिल्ड्रन के तौर पे अभी कंसीडर करने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया इसमें बस एक एडिशन ये डालना चाहूंगा कि देयर माइट बी पेरेंट्स जिनके पास उससे कम उम्र के भी बच्चे होंगे, 3 साल से 6 साल के बीच वाले भी। चिंता न करें, वो भी कवर कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है मैम, थैंक यू। तो जस्ट एक जनरल मॉडल, यदि 3 साल वाले बच्चे को हम कंसीडर करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें पेरेंटिंग की सबसे जरूरत है, बेसिक नीड की फुलफिलमेंट होने की जरूरत है उनकी। और राकेश ने ऑलरेडी हमारा काम आसान कर दिया है, उसने मैस्लो का एक मॉडल बना के दिखाया था कि फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, देन उन्होंने बोला था नो 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 नो, सबसे पहला नीड क्या है, सेफ्टी नीड है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कोविड-19 को डील कर रहे हैं। आएंगे उस पे भी आएंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में, सो डोंट वरी एंड थैंक यू ओम। देन मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि हम लोग कोई भी चीज डिस्कस करते हैं या डील करते हैं तो वो बायो साइको सोशल मॉडल के अकॉर्डिंगली डील करते हैं। जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे काफी अधिक डर लग रहा हो, तो डर लगेगा, डर लगना हमारा क्या है, फियरफुल हम किसी भी सिचुएशन से हो रहे हैं तो हमारा व्यवहार क्या हो सकता है, हम बाहर निकलना बंद कर दें। तो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गए, सोशल एस्पेक्ट हो गए कि हम किसी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, राइट। यदि इस डर के वजह से हमारी पल्पिटेशन बढ़ जाए, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होने लगे, तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल इसमें चीजें आ गई और हम सिचुएशन के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजी वाले एस्पेक्ट इसके साथ इंक्लूडेड है, राइट। तो बायो साइको सोशल मॉडल कहने का मतलब ही है हमारा कि बायोलॉजिकल बेसिस, साइकोलॉजिकल बेसिस एंड सोशल बेसिस। तो इस मॉडल को हम लोग फॉलो करेंगे बेसिकली आगे। अब इम्पोर्टेंट इश्यूज जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जनरल डिस्कशन में हम लोगों ने किया कि हम मैक्सिमम टाइम अभी चिल्ड्रन के साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर कंपनी की भी एक्सपेक्टेशन है कि हमें टाइम से उनके काम को फुलफिल करना है। पहले हमें अंदाजा था कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो 8 से 10 घंटे में हमारा काम खत्म हो जाएगा और हम वापस घर जाएंगे,
लेकिन ऑनलाइन की वजह से क्या होगा कि हम मैक्सिमम हमसे इनपुट चाहेगी कंपनी और हम देते भी हैं, और चाइल्ड के साथ भी कहने के लिए हम टाइम बहुत बिता रहे हैं कि हम चाइल्ड के साथ हैं, घर में हैं, फैमिली के साथ हैं, लेकिन यकीन मानिए कि हम कितना टाइम क्वालिटी का दे पा रहे हैं ये हम और आप सभी जानते हैं। जैसे हम लोग भी ओपीटी 2 दिन कर रहे हैं, बट क्या है कि आप लोग ऑन कॉल रहिएगा। ऑन कॉल रहिएगा का मतलब संडे भी इंक्लूडेड है, आपको संडे को भी जाना है कि भाई इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया तो भाई आप दौड़ते हुए जाइए, राइट। लेकिन आपसे हम रूल के अकॉर्डिंगली सिर्फ 2 दिन काम ले रहे हैं, लेकिन आप एग्जैक्टली काम क्या कर रहे हैं? 8 दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन टाइम कहने के लिए हम बच्चों के साथ दिन भर घर में हम बिता रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए चाइल्ड के भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे कि हमारे पेरेंट्स यदि घर में हैं तो हमें टाइम दे, राइट। कभी कभी आप देखेंगे अटेंशन को गेन करने के लिए भी बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, लेकिन हम अटेंशन उनको प्रॉपर्ली दे नहीं पा रहे हैं, राइट, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर अधिक है। प्लस बच्चे के एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारे एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहे हैं, उससे बड़े बच्चे पे आइए तो हमारे कैरियर के इश्यूज हैं। तो ये सारे चीजें कहीं ना कहीं स्ट्रेस किसी ना किसी लेवल पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब स्ट्रेस होगा तो बायोलॉजिकल और साइको एंड सोशल मॉडल के अकॉर्डिंगली हमारे साइन एंड सिम्टम्स कैसे मैनिफेस्ट होंगे, राइट। सबसे पहली चीज दिक्कत जो आएगी हमें स्लिप में आती है, नींद में दिक्कत आती है, राइट। बच्चे का भी मैनिफेस्टेशन क्या होगा? वो ठीक से प्रॉपर्ली सो नहीं पाएगा, अपने आप को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने की कोशिश करेगा, कभी कभी पेन की कंप्लेन देगा जबकि उसका कोई फिजियोलॉजिकल रीजंस नहीं होगा। हमारे ऊपर वो डिपेंड होने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं किसी भी गेम में, चाहे इंडोर गेम हो, उसमें वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा कि भाई मुझे खेलने की जरूरत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, हमारा बच्चा जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेस या एंजाइटी के कंडीशन से गुजर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? मिस कर रहा है अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि हर किसी का अपना पर्सनल स्पेस है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे यूथ हो, चाहे जीरियाटिक पॉपुलेशन हो, हर किसी का अपना पर्सनल स्पेस होता है। वो पर्सनल स्पेस कहीं ना कहीं क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि हम अपने रूटीन से हट के सारा काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पेरेंट्स का अधिक होगा। तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहेंगे, हम अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, इंटरनेट पे हम उनसे कॉल से बात नहीं हो पा रही है, फादर सामने बैठे हुए हैं और मैं बात करना चाहता हूँ, वो बोल रहे हैं नहीं अभी पढ़ाई करो, राइट। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कि उनका स्लीप डिस्टर्ब होगा, अचानक से चौंक के नींद में जागेंगे, कोई पेन का कंप्लेन कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट बिहेवियर हो सकता है, गेम में इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये सारे चीजें आपकी साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होते रहेंगे। यदि यूथ या एडोलसेंस की बात करें तो एडोलसेंस में भी क्या है, अब अभी के रिसेंट देख लीजिए कि कोटा में बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, अब उन्हें घर जाना है और वो घर पहुंच नहीं पा रहे हैं, राइट। तो पेरेंट भी स्ट्रेस में और बच्चे भी स्ट्रेस में कि हम सिचुएशन के साथ कैसे फाइट करें, क्योंकि ये चीजें सारी जो है लॉकडाउन की वजह से ये चीजें आई, और कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट हमें सेफ करने के लिए, हमें चीजों को बताने के लिए, कहीं ना कहीं हमें इन सिचुएशन से कोप अप करवाने के लिए ये सारी स्टेजेस उठाए थे। और वो क्या है, ट्रांजिशन के फेज में है, उनका कैरियर है, उनकी पढ़ाई है, आगे की भविष्य है उनकी, तो डेफिनेटली वो सारे लोग भी क्या है इस टाइप की चीजों में प्रॉब्लम है, तो एंजाइटी शो कर रहे हैं, राइट। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको एसेस करेंगे, है ना। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम जो हम लोग जनरल मॉडल देख लिए, बायोसाइकोसोशल मॉडल देख लिए, साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन देख लिए, उनके साइन एंड सिम्टम्स को देख लिए, लेकिन सवाल यही उठता है कि हम जाने कैसे कि हमारे बच्चे प्रॉब्लम में हैं, राइट। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के मैनिफेस्टेशन आपने पहले ही देख लिया कि नींद में दिक्कत आ सकती, भूख में दिक्कत आ सकती, छोटी छोटी पेन की कंप्लेन कर सकते हैं, ये डे टू डे में
आपको इस टाइप के कंप्लेंट देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हमें बच्चे के साथ क्या करना है, टाइम स्पेंड करके उनकी चीजों को, टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि 24 आवर उनके साथ उनके कंधे पे बैठे हुए हैं। टाइम स्पेंड करने का मतलब मेरा ये है कि क्वालिटी का टाइम स्पेंड करें, उनकी चीजों को समझे और एक्सप्रेस करने का उन्हें मौका दे, राइट। तो एसेस कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे चूंकि साइकोलॉजी बैकग्राउंड से है तो थोड़ा सा टेक्निकल चीज घुसाने की आदत है अपने को, तो थोड़ा सा आप लोग बियर कीजिएगा इन चीजों को। हम लोग मोटे तौर पे ये देखते हैं कि एग्जैक्टली उसको प्रॉब्लम क्या है। जैसे मान लीजिए सिंपली स्लीप की डिस्टरबेंस हो रही है, तो स्लीप डिस्टर्ब होने के लिए, जो डिस्टर्ब स्लीप हो रही है उसका रीजन क्या है, ये रीजन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यदि वो स्ट्रेस में है तो किस चीज को देख के वो कैसा अपना व्यू बना रहा है, उन चीजों को देखने की कोशिश करने की कोशिश करते हैं हम। और वो जो डिस्टरबेंस उनकी बनी हुई है, उसको परिवार के ऐसे क्या चीज है जिसको मेंटेन कर रही है उस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को। जैसे मैंने एक्सप्रेस्ड इमोशन का एग्जांपल्स दिया था आपको, ओवर इन्वॉल्वमेंट, क्रिटिकल कमेंट और हॉस्टिलिटी। तो ये सब कैसे मेंटेन रखने का काम कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल्स के तौर पे समझ सकते हैं कि बच्चा अचानक से पढ़ रहा था और बच्चे ने कंप्लेन किया कि मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, राइट। और बीइंग ए पेरेंट्स हम लोगों ने क्या किया, ओवर इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया कि भाई तुम्हारे पापा तो अजीब तरह के आदमी है, हमेशा जो है चीजों को पढ़ाते रहते हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता, बेटा पढ़ाई करना बंद कर दो। और हमने क्या किया, पढ़ाई करना बंद कर दिया। बेटा को पहले मतलब शरबत पिलाया जाए, नींबू पिलाया जाए, है ना, ओवर इन्वॉल्वमेंट दिखाए। तो बच्चे ने क्या कर लिया, इस व्यवहार को लर्न कर लिया कि पापा को चिल्लाएं बस पेट में दर्द का एग्जाम्पल देंगे, मम्मी कूद के रानी झांसी की बाई की तरह आएंगी और हमें इन चीजों से फुर्सत दिलवाएंगी, राइट। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं मेंटेनिंग फैक्टर। यहाँ पे मदर क्या कर रही है, उस प्रॉब्लम को मेंटेन रखने का काम कर रही है। तो पहला हम देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, एंड देन इस प्रॉब्लम को मेंटेन रखने का क्या, कौन ऐसे फैक्टर है जो इसको मेंटेन रखने का काम कर रहे हैं, और बच्चा उस प्रॉब्लम के साथ कोप अप कैसे कर रहा है। मान लीजिए वो किसी स्ट्रेस में आया तो कोप करने के लिए कुछ सब्सटेंस को तो यूज नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत टेंशन हो गया था इसलिए सिगरेट पी लेते हैं, राइट। बहुत टेंशन हो गया था इसलिए अल्कोहल ले लेते हैं। यानी स्ट्रेस को कम करने के लिए उसकी जो कोपिंग स्ट्रेटेजी है वो ये है कि सब्सटेंस इनटेक करना, जो कि कहीं ना कहीं उनके प्रॉब्लम को और क्या करेंगी, एग्जैगरेटेड करेंगे, ना कि ओवरकम करेंगे। लेकिन हम दलील जरूर देंगे कि भाई बहुत टेंशन में आ गया था इसलिए सिगरेट पी लिया। ये कोई रीजन नहीं है कि सिगरेट पीने का, मैं बहुत टेंशन में आ गया था इसलिए मैंने सोचा कि 2-4 पैग लगा लूं तो आराम से सो पाऊंगा, राइट। तो हम अपने प्रॉब्लम, हमारी क्या है, वो प्रॉब्लम का सोर्स क्या है और उस प्रॉब्लम को मेंटेन रखने का कौन काम कर रहा है, और कैसे उस प्रॉब्लम के साथ हम कोप अप कर पा रहे हैं। हमारी कोपिंग स्ट्रेटेजी क्या गलत तो नहीं है, सही है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और गलत कोपिंग स्ट्रेटेजी होगा तो डेफिनेटली क्या करना है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना है। तो हमें राकेश जी को फोन करना पड़ेगा कि राकेश भैया एक केस है, प्लीज आप जो है इसको देख लीजिए, ठीक है। तो मोटे तौर पे कंसेप्चुअलाइज करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, कौन प्रॉब्लम को मेंटेन रख रहा है, और इस प्रॉब्लम से हम कोप अप कैसे कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल्स देता हूं आपको। मान लीजिए कोविड-19 को हम लोग मान लेते हैं ट्रिगर इवेंट है, कि कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब याद कीजिए जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन सुभाष जी का था वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि सिचुएशन को हम कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, उस पर हमारी व्यवहार और हमारी इमोशंस डेवलप करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि जिस स्क्रीन के सामने अभी आप हमें सुन रहे हैं वहां पे अचानक से सांप आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो कुछ लोगों का जवाब होगा वहां से भाग जाएंगे, कुछ लोगों का जवाब होगा कि देखेंगे कि भाई जहरीला है या बिना जहरीला वाला है,
कुछ लोगों का जवाब होगा रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग को बुलाएंगे। तो ये जो डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि सिचुएशन को हम कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा व्यवहार और इमोशंस हो रहा है। ठीक उसी तरह से यदि फादर मदर हमें हमेशा क्रिटिकली कमेंट करते रहे कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो अल्टीमेटली हम सिचुएशन को अप्रेजल कैसे करेंगे? इस टाइप से अप्रेजल करेंगे कि यस आई एम इनकॉम्पिटेंट, आई कैन नेवर डू एनीथिंग राइट। और जैसा ही ये चीज हमने इंटरप्रिटेशन करना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ बॉडली सेंसेशन होगा, हम लो एनर्जी फील करेंगे, स्लीप हमारा डिस्टर्ब होगा, इजिली फेटिगनेस फील करेंगे, राइट? तो ये क्यों आया? क्योंकि सिचुएशन को हमने अप्रेजल उस हिसाब से किया। देन हम क्या करते हैं? देन हम ये करते हैं कि भाई हम इस सिचुएशन को डील नहीं करना चाहते हैं, हम भागना चाहते हैं। और भागने के लिए क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्मोकिंग, अल्कोहल एंड अदर थिंग। कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से भागने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बस घर से निकल जा रहे हैं। मे बी डेलिक्वेंट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो सिचुएशन को कैसे हम अप्रेजल कर रहे हैं, तो फिर से बैक जाते हैं, यानी सिचुएशन को कैसे हम अप्रेजल कर रहे हैं, कैसे हमारा बॉडली सेंसेशन क्या हो रहा है और इंक्लाइनेशन क्या हो रहा है, और इस सिचुएशन से हम क्या कर रहे हैं, बिहेवियर हमारा क्या हो रहा है, अवॉइडेंस एंड विड्रॉल हो रहा है। यही अवॉइडेंस एंड विड्रॉल जो है हमारे प्रॉब्लम को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का अफेयर हो और अफेयर ब्रेकअप हो जाए, तो मैक्सिमम लोग समझाते क्या है? समझाते ये है कि बेटा ये बुरा सपना समझ के भूल जाओ, या तुम्हारे लिए कुछ और बना हुआ है, भूल जाओ। और जितना ही हम भूलने की कोशिश करते हैं वो चीजें हमें क्या होती हैं, उतनी ही याद आती हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स क्या सिखा रहे हैं, सिचुएशन को अवॉइड करो। और जितना ही हम सिचुएशन को अवॉइड करेंगे वो चीजें हमें क्या करेंगी, उतनी ही रेनफोर्स करेंगे। और जैसे ही रेनफोर्स करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, बनी रहेगी। तब हम लोग क्या बनेंगे, कैसा समझाने वाला है भाई, बोल रहा है कि भूल जाओ, यदि भूल ही पाते तो तुम्हारे पास क्यों आते, राइट? तो डेफिनेटली हम जो डील कर रहे हैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, हम बेसिकली निगेटिव प्रैक्टिसेस प्रोफेशनल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए किसी को स्मोकिंग बहुत अट्रैक्टिंग चीजें लगती हैं, तो मान लीजिए उसको स्मोकिंग का ऑफर करेंगे तो वो पिएगा, लेकिन लगातार यदि उसको पिलाते जाए हम, तो क्या होगा, उसी स्टिमुलस से जो पॉजिटिवली हम रेनफोर्स हो रहे थे, अब वो हमारे लिए क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं निगेटिव रेनफोर्समेंट का काम कर रहा है। नहीं नहीं यार अब रहने दो, बहुत हो गया, 2 पैकेट खत्म कर चुके हैं, राइट? और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप आपका ब्रेकअप कर रहा है तो आपको भूलने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हमसे कोई बोले कि भाई मैं भूलना चाहता हूं, कैसे भूलूं, तो मेरा जवाब यही होता है कि भाई भूलना ही क्यों चाहता है, आज उसे जबरदस्ती याद कर। बेसिकली मैं क्या करवा रहा हूँ, कन्फ्रंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे उसके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो रहेंगे वो खत्म हो गए, राइट? और इसको हम लोग को रिलेट करते हैं हल की थ्योरी से, ड्राइव एंड रिडक्शन की थ्योरी। जो लोग मार्केटिंग में काम करते हैं, यदि बार बार एक ही एडवर्टीजमेंट देते हैं, दृष्टता कर रहा हूं क्योंकि डॉक्टर संदीप होंगे और ओम है, यहाँ पे मार्केटिंग के लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनी वाले लोग हैं, तो दृष्टता कर रहा हूं भाई। हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि एक ही तरीके से एडवर्टीजमेंट देंगे तो फिर क्या होगा, बाद में उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत है, राइट? तो कहने का मतलब यह है कि जितना भी चीजों को हम अवॉइड करेंगे, विड्रॉ करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, वो प्रॉब्लम हमारा उतना ही बना रहेगा। बहुत अजीब किस्म की चीजें हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए हमें एयरपोर्ट जाना हो और एयरपोर्ट हम टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं और ट्रैफिक जाम है, तो क्या बोलते हैं कि भैया जल्दी चलो,
मेरी फ्लाइट मिस कर जाएगी, जबकि हम 2 घंटा पहले निकले हैं। अब ड्राइवर क्या होगा, इरिटेट होगा और बोलेगा क्या कि भैया तुम्हें जाना है तो उड़ के चले जाओ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव थिंकिंग सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। टाइप बी प्लान हमारा क्या है, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को एक फिक्स तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और पेरेंट्स भी आज के डेट में यही कर रहे हैं कि भैया हमने टेक्स्ट बुक से पढ़ा था तो तुम भी टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं जिससे हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर सीनियर एंड ब्रदर्स, ट्रिगर इवेंट को हम कैसे अप्रेज कर रहे हैं, क्या बॉडीली सेंसेशन हो रहा है, देन क्या बिहेवियर इंक्लाइन कर रहे हैं और किस टाइप की बिहेवियर कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हम सिचुएशन से कितना फाइट करना चाहते हैं। अब यदि ओवरऑल असेसमेंट की हम लोग बात कर लें, तो जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि प्रॉब्लम हम लोग एक्सप्लोर किए, देन मेंटेनिंग फैक्टर्स देखे, देन उसके कोपिंग का तरीका देखे कि भैया भागने का तो कोपिंग नहीं है उसका, तो प्लीज उसको प्रिवेंट कर देंगे। और सबसे मजेदार चीज स्ट्रेसेस क्या है उसको पॉइंट आउट करके उसको डील करवाना हम लोग सिखाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी देख लिए, साइन एंड सिम्टम्स भी देख लिए, राइट, और सारे चीजों के मॉडल भी देखने की कोशिश किए, तो अब मुझे मैनेजमेंट उसका कैसे करें, कैसे ठीक करें। क्योंकि हरिसुदन भैया का सवाल था, जब फर्स्ट डे हमसे बात हो रही थी तो हरिसुदन भैया ने बोला था यार उसको इंगेज कैसे करें, हमको ये बताओ है ना, ये सब चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। मेरा जवाब ये है कि भैया इंगेज ही क्यों करना है। खैर हम लोग आगे आते हैं उन चीजों पे। तो मैनेजमेंट यदि चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे मैंने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया है जिसको हम बोल रहे हैं साइको एजुकेशन, राइट। साइको एजुकेशन से मेरा मतलब सिंपली इतना है अपने ग्रुप के लिए कि हम उस प्रॉब्लम के बारे में बच्चों के साथ या बड़ों के साथ क्या करें, डिस्कस करें कि एग्जैक्टली ये क्या प्रॉब्लम्स हैं, rather than ये देखने की कोशिश करें कि भैया आज नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने हैं और नंबर ऑफ डेथ कितने हैं। इस पे फोकस करने के बजाय यदि हम लोग फोकस करें कि एग्जैक्टली ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे इससे अपने आप को बचाया जा सकता है और कैसे इसकी रिकवरी हो रही है और मोर्टेलिटी रेट कैसे इसकी कम है। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोविड-19 की मोर्टेलिटी रेट काफी कम है और इन चीजों को देखने की जरूरत है। शायद यही रीजन है कि अपने इंडिया जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के रहते हुए हम लोग इतना सरवाइव कर पा रहे हैं और फाइट कर पा रहे हैं। अदरवाइज मोर्टेलिटी रेट अधिक होती तो डेफिनेटली इतने कम टाइम में हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे होते। अब बच्चे को हमें क्या करना है, रीएश्योर करना है कि नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, और हमेशा क्या करना है, सही जानकारी देनी है ना। ये खबरी मीडिया वाले चैनल को थोड़ा सा अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि जब ये जानकारी आपको देना शुरू करेंगे तो ये बोलेंगे आज की ताजा खबर, और खबर के साथ ये देंगे कि आज 200 लोग मर गए। अरे भैया मर गए तो मरने दो ना, जो जी रहे हैं उनके लिए दो। फिर आपसे लंबी चौड़ी प्रवचन आपको सुनाएंगे कि कैसे कोप अप करना चाहिए। आपका काम है न्यूज देना। जब खबरी मीडिया पे जाएंगे तो आपको लगेगा कोविड-19 हो गया है, और जब डीडी न्यूज पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिफरेंस है एंकरिंग का। तो हम किसी भी चीजों को कैसे रखते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब बच्चों है तो भाई मिलना जुलना तो होगा ही, तो मिलने जुलने का तरीका जैसे हम और आपने अभी इजाद कर रखा है उसी तरह बच्चे को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा सकते हैं, बात करवा सकते हैं। यानी जितना अधिक हम पॉजिटिवली चीजों को कम्युनिकेट करेंगे, सॉरी एक वर्ड या इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे, पॉजिटिव वर्ड। आप देखेंगे कि सारे लोग आपको यही बोलते हुए नजर आएंगे कि पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। जितना वो बोले कि पॉजिटिव सोचना है, आप समझ जाइए वो उतना ही नेगेटिव सोचना है।
तो आज से हमें कोशिश करना है कि निगेटिव सोचना है, निगेटिव सोचना है, तो दैट मीन्स मरा 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 से राम हो जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी। तो हमें क्या करना है कि भाई साइको एडुकेट प्रॉपरली करना है, एश्योरेंस देना है। पॉजिटिवली एश्योरेंस का मतलब सही जानकारी देते हुए एश्योर करना है, कुछ नहीं है, मैनेज हो जाएगा, कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। उनके एंजाइटी को हमें क्या करना है, मैनेज करना है, राइट। यदि आप लोगों से बोले कि प्लीज लंबी और गहरी सांस लेके आप लोग क्या दिखा सकते हैं, प्लीज एक कोशिश कीजिए, लंबी और गहरी सांस लें। मुझे पता था कि आप ऐसे ही लंबी गहरी सांस लेंगे, यकीन मानिए ऐसे लंबी गहरी सांस लेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो उड़ना है ना लेके भैया, हाँ उड़ना है ना लेके। अब आप कोशिश ये कीजिएगा, जब आप लंबी और गहरी सांस लें, तो जब आप लंबी सांस लें तो पेट आपका फूलना चाहिए, और जब सांस छोड़ें तो पेट आपका नीचे जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूं, इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार होते हैं, और यदि हम नॉर्मली सांस लेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो विचार से हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। और जब हमारा कंसंट्रेशन ये होगा कि पेट फुलाना है, पेट नीचे करना है, तो कहीं ना कहीं हमारा सारा कंसंट्रेशन क्या होगा, पेट फुलाने और पेट नीचे करने पे। तो हम थोड़ी देर के लिए उस नेगेटिव थॉट से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए डीप ब्रीदिंग आज के बाद आप लोग ऐसे कीजिएगा 20 to 25 टाइम्स, आपको मजा आएगा। तो और राकेश ने भी बताया था कि भाई रूटीन को मेंटेन रखना है। इवन संदीप भी जब विकास का आंसर कर रहा था तो उसमें बताया था कि रूटीन को मेंटेन रखना है। ओम ने भी बाखूबी तरीके से इन चीजों को रखने की कोशिश किया था। और उस दिन एक सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि अपना ग्रुप वेल मैनर्ड और डिसिप्लिन से ओतप्रोत है। ओम को भी गुस्सा आ रहा था उस दिन क्वेश्चन से, बट उसने कितने अच्छे से बोला कि संदीप भैया राइट। तो बड़ा मजा आया उस दिन। तो हमें क्या करना है, साइको एडुकेट करना है, देन रीअश्योर करना है, उसके एंजाइटी को मैनेज करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाना है, इंगेज क्या कर सकते हैं बच्चों को। बच्चे को सिंपली ड्राइंग बनवा सकते हैं आप। अब सिंपली ड्राइंग बनाने के लिए उसको बोलेंगे तो भाई डिपेंड करेगा किस एज ग्रुप का बच्चा है और क्या क्या कर सकता है। जैसे 1.5-2 साल का बच्चा क्या कर सकता है, लंबी लाइन खींच सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकता है, वर्टिकल से खींच सकता है। 3 साल के बच्चे सर्किल बना सकता है, राइट। 6 साल 7 साल का बच्चा क्या करेगा, डायमंड शेप बना सकता है, टिपिकल डिजाइन्स बना सकता है, राइट। अब जो बातें मैं करने जा रहा हूं वो आपके घर में कभी पहले आपकी माता जी किया करती होंगी या आपको भी इंगेज किया करती होंगी। अब यदि मैं बोलूं कि चावल और दाल को मिला दीजिए, रॉ मटेरियल को, और बच्चे को बोलिए अलग अलग करेगा, तो डेफिनेटली उसे मजा नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिए, डिफरेंट कलर को मिला दीजिए। पहले 2 कलर को मिलाइए और रेड और ग्रीन को बोलिए अलग करने के लिए। फिर क्या कीजिए, 3 कलर को मिलाइए, 4 कलर को मिलाइए, और इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, जिसका नाम हम लोग ग्रेन सॉर्टिंग देते थे, अब क्या करेंगे, कलर सॉर्टिंग टेस्ट इसको बोल देंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, इससे अटेंशन स्पैन भी बढ़ेगा, उसे वो काम करने में मजा भी आएगा। लेकिन चावल चुनने दे देंगे तो उससे मजा नहीं आएगा। तो प्लीज ऐसा ट्राई मत कीजिएगा। तो इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कॉग्निटिव रीट्रेनिंग करना। आपने हेड इंजरी के बहुत सारे केसेस को देखे होंगे। हेड इंजरी के केसेस में डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं, लाइक सबड्यूरल हेमेटोमा हो सकता है, एक्सोनल डिफ्यूजन हो सकता है। सॉरी, ये सब टर्म इस्तेमाल नहीं करना था, क्षमा करें। इसको दूसरे तरीके से हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी को प्लानिंग सिखानी है, तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे ना कि एटीएम में एटीएम कार्ड हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाना होगा ना, कि पहले एटीएम कार्ड निकालेंगे, देन एटीएम कार्ड को लगाएंगे। उसकी ड्राइंग हम बनवा सकते हैं कि स्टेप 1 पे क्या होगा, स्टेप 2 पे क्या होगा, स्टेप 3 पे क्या होगा। इससे बच्चे के अंदर क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बहुत प्रॉपर होगी। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो प्लीज आंसर कीजिएगा म्यूट होके। एकदम सिंपल सा सवाल है कि हवाई जहाज
और चिड़िया में क्या अंतर और क्या समानता है? हवाई जहाज और चिड़िया में क्या अंतर और क्या समानता है? प्लीज वन बाई वन आंसर कर सकते हैं, कोई भी वॉलेंटियर कर सकते हैं। एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है। एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है। और कोई आंसर? सिमिलैरिटी दोनों उड़ता है। पंख है। प्लीज वन बाई वन कीजिएगा। सॉरी, मैं सिमिलैरिटी बता रही थी कि दोनों के पंख हैं, और डिससिमिलैरिटी है एक के पंख फड़फड़ाते हैं। दैट्स गुड। और कोई आंसर हो सकता है? जो फ्लाइट का कॉन्सेप्ट है दोनों का कॉमन है। चिड़िया इंस्पायर करती है एक्चुअली जहाज को फ्रॉम फ्लाइट पर्सपेक्टिव, और लिविंग नॉन लिविंग का वो तो है ही ऑब्वियसली, एक फ्यूल से चल रही है और दूसरा अलग फ्यूल मांसपेशी की ताकत से चल रही है। चिड़िया जो है खुद उड़ती है, हवाई जहाज कई लोगों को लेके उड़ता है, कहीं भी उतर सकती है चिड़िया, हवाई जहाज कहीं नहीं उतर सकता। अब देखिए, ये बेसिकली हम बच्चे के साथ एक छोटा सा गेम खेल सकते हैं, और इस गेम के जरिए हम लोग जान सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का उनका लेवल क्या है। जैसे सुनील भैया का शायद आंसर था कि एक लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग है। दैट मीन्स कि सुनील भैया की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है कॉन्सेप्चुअल लेवल की थिंकिंग है। भैया मेरा आंसर था। अच्छा, जिनका भी आंसर हो क्षमा करें, देख नहीं पा रहा हूँ। यही तो वर्चुअल क्लास का मजेदार चीज है कि आप भाषण देते रहिए लेकिन सामने वाले को क्या हो रहा है पता नहीं। राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए जस्ट ये सवाल था। हम लोग इसको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में बेसिकली पूछते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग किस टाइप की है। देन हम लोग उसके हिसाब से उनके लिए क्या करते हैं, होमवर्क प्लान करते हैं। अब जैसे एक आंसर आया, एक लिविंग थिंग है, दूसरा नॉन लिविंग थिंग है। राइट। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है, कॉन्सेप्चुअल लेवल की है। राइट। दूसरा आंसर आया, दोनों उड़ते हैं, कहीं ना कहीं फंक्शनल लेवल की है ना। उनके काफी लंबे चौड़े आंसर थे, यानी फंक्शनल को भी उसने कवर किया है, कॉन्क्रीट को भी कवर किया और कॉन्सेप्चुअल लेवल को भी क्लियर किया। तो है ना, खेल खेल में हम उनकी चीजों को समझ सकते हैं कि उनकी लेवल क्या है, और उनके साथ इस टाइप के हम लोग गेम खेल के उनकी कॉग्निटिव रीट्रेनिंग कर सकते हैं। कॉग्निटिव रीट्रेनिंग का बेसिकली जो ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेसिकली कॉग्निटिव फंक्शन को इनहेंस करना। अब सवाल ये उठता है, कॉग्निटिव फंक्शन को इनहेंस करना मींस व्हाट? यानी कि कहीं ना कहीं डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड ऑर्बिटोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के चीजों को हम इनहेंस कर रहे हैं। अब ये थोड़ा और लंबा चौड़ा हो जाता है, तो किसी भी काम को करने के लिए हम क्या प्लानिंग करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें कॉग्निटिव फंक्शन से रिलेटेड होती है। यानी मनोज जो बायोस्टैटिस्टिक्स बैठ के लगाता है वो कॉग्निटिव फंक्शन का मजेदार एग्जांपल है। और उन जो मार्केटिंग की बातें कर लेंगे कभी, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाली बात हो जाती है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली बातें हो जाती है। राइट। तो इस टाइप के छोटे छोटे गेम करके हम लोग बच्चे को क्या कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। और इस सुदन भैया का शायद जवाब मिला होगा। और उसी तरह एडोलसेंस के साथ भी हम सिंपली क्या कर सकते हैं, आजकल यदि आप किसी से पूछेंगे कि भाई क्या करते हो, तो सर मैं मेडिटेशन करता हूँ। यदि उनसे पूछे कि मेडिटेशन में क्या करते हो, तो बेसिकली उनके पास जवाब नहीं होता है ना। मेडिटेशन में क्या करते हो भैया, अनुलोम विलोम कर लेते हैं। राइट। तो बेसिकली यौगिक क्रिया कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे राकेश जी बेहतर बताएंगे, और बताया भी था उन्होंने, योग से चीजों को जोड़ा था। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करवा सकते हैं उनको, और यौगिक क्रिया जो भी आप करवाना चाहे करवा सकते हैं। कॉग्निटिव एक्सरसाइज दैट मीन्स कि जो कॉग्निटिव रीट्रेनिंग की बात की है हम लोगों ने, हम लोग मजेदार होकर चेस की गेम भी खेलते हैं, और वो चेस खेलने से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कहीं ना कहीं हमारा अच्छा होता है। कहीं ना कहीं हम जब पजल सॉल्व करते हैं कि रेड को रेड साइड में लाना है, ग्रीन को ग्रीन साइड में लाना है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसके जरिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखा रहे हैं और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को सिखा रहे हैं। प्लस हमें क्या करना है, ऐसे मीडिया बंधु पे कम ध्यान देना है जो थोड़ा सा खबरी मीडिया वाले लोग हों।
ऑथेंटिक न्यूज चैनल को देखने की कोशिश करें, है ना। ये नहीं कि टीवी के आगे 24 घंटा बैठे हुए हैं, आज मध्य प्रदेश में इतना केस आ गया, आज उत्तर प्रदेश में इतने केसेस आ गए। प्लीज अवॉइड कीजिए इसको। जो भी रिलेवेंट रिसोर्सेज है उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि इंडिया के टर्म में बात करें तो ICMR है, फैमिली हेल्थ फेयर डिपार्टमेंट के साइट को विजिट कर सकते हैं, WHO के साइट को विजिट कर सकते हैं, या किसी प्रोफेशनल से डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा करने से ही हम क्या कर सकते हैं, र्यूमर को कम कर सकते हैं, राइट। यानी कि साइको एडुकेट क्या करना है, प्रॉपरली करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सारा चीज करवा सकते हैं। और डेफिनेटली स्ट्रेस को डील करने के लिए ऑलरेडी डॉक्टर राकेश ने काफी कुछ बताया था कि भाई स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम क्या क्या करें, और हम लोग भी अपने चर्चाओं में आगे काम किए हैं। किसी तरह बिजी रहें। किसी तरह बिजी रहने का मतलब क्या है कि डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव वे में बिजी रहें, कुछ ना कुछ इनपुट देने की कोशिश करें, राइट। उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, सारे चीजें दिखनी चाहिए, क्वालिटी का टाइम एक्सपेंड कीजिए, और यही मौका है अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करने का। तो ये सारे चीजें यदि हम करेंगे तो स्ट्रेस हमारा रिड्यूस होगा। कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके जरिए बहुत सारी चीजें सॉल्व होंगी। प्लीज अवॉइड कीजिएगा टोपाइको, अल्कोहल, ये सारी चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं जब आपको स्ट्रेस आ रहा है। उससे कोई आपका रिजॉल्व नहीं होगा। यकीन मानिए, आप कितना भी एंजाइटी में रहेंगे, यदि यू को उल्टा यदि हम लिख दें तो डेफिनेटली यदि ऑप्टिमम लेवल पे यदि हमारी स्ट्रेस या एंजाइटी जा रही है तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, वो रिड्यूस होगी। और रिड्यूस का तरीका क्या होगा, वही आपको प्रॉपर कोपिंग स्ट्रेटजी, प्रॉपर साइको एडुकेशन, रीएश्योरेंस, क्वालिटी टाइम, लाइफस्टाइल को चेंज करना है। बहुत लोग होते हैं नींद की शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, बहुत घबराहट होती, बहुत बेचैनी होती, राइट। आप समझ जाइए कहीं ना कहीं उनके लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम है, और उस पर फोकस करके उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं। एक हमारे डिपार्टमेंट की स्लोगन है, क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजों को डील करने की कोशिश करते हैं, और वो हम लोगों के लिए काफी स्पेशल होते हैं, इसलिए हम लोग स्लोगन लिखते हैं कि स्पेशल केयर फॉर स्पेशल पीपल्स। यकीन मानिए कि जो आज है वो कल खत्म होगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो कोविड-19 भी परमानेंट नहीं है। डेफिनेटली आज ये आया है तो डेफिनेटली ये खत्म होगा, पिक जाएगा तो नीचे जरूर आएगा, रिड्यूस होगा ही होगा। बिकॉज अपने गॉड भी क्या करते हैं, जिस चीज को जनरेट करते हैं उसी चीज को ऑपरेट करते हैं और उसी चीज को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो लास्टली इट्स ऑल इन द माइंड्स। थैंक यू। बहुत बढ़िया भैया। I love it.